गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दोबारा से अपना सदिश बीजगणित का जो चैप्टर था उसका भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऋणात्मक सदिश, उदाहरण 1, उदाहरण 2। मतलब मैंने पहले ही बताया था, मैथ बिना प्रैक्टिस के हम नहीं कर सकते, हमें अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके हमें मैथ आएगी। उसके लिए कुछ उदाहरण करेंगे, बाकी कुछ आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, तो आप वहां से प्रयास कीजिएगा। हाँ, और सदिशों का योगफल, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपकी बुक 10.3 और 10.4 में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे ऋणात्मक सदिश। जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने सदिशों के प्रकारों के बारे में पढ़ा था, उनमें से ही एक प्रकार है ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। हाँ, देखिए क्या लिखा है। एक सदिश जिसकी परिमाण दिए हुए सदिश मान लीजिए ए बी के समान है, परंतु जिसकी दिशा दिए हुए सदिशों की दिशा की विपरीत। मतलब पढ़ के समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये है एक सदिश ए बी, ठीक है, और जितना इसका ये परिमाण था, उतना ही दूसरा सदिश है उसका भी उतना ही परिमाण है। लेकिन फर्क बस इतना है, इसकी दिशा इधर है और उसकी दिशा इधर है। इनका परिमाण सेम है लेकिन इनकी दिशा विपरीत है। तो इन दिए हुए सदिशों को ऋणात्मक कहलाता है। समझ आया? ये है और इसकी दिशा हम विपरीत कर दें ऐसे, तो ये इसका ऋणात्मक सदिश कहलाएगा। आगे समझ में? चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं। दिए हुए सदिश का ऋणात्मक कहलाता है। उदाहरण था सदिश बी ए, सदिश ए बी का ऋणात्मक है और इसे बी इक्वल टू माइनस ए बी के रूप में लिखा जाता है। तो मैं नहीं, देखो अभी आपको समझा दिया कि और ये वाला इसका ऋणात्मक है और ये इसका ऋणात्मक। ठीक है, अब ये कह रहे हैं, मान लीजिए हमने ये वेक्टर है, इससे कह दिया ए बी। क्या कह दिया? ए बी। मान लीजिए ये सदिश हो गया ए बी और ये वाला हो गया बी ए। हो गया, ये हो गया बी ए। तो हम इसका जो ऋणात्मक सदिश है उसको कुछ इस प्रकार बी इक्वल टू माइनस ए बी के रूप में लिखा जाता है। समझ आया? कुछ नहीं किया, ये है ए बी, मान लीजिए ये सदिश है ए बी, ये है बी ए। फर्क बस इतना है, इन दोनों का परिमाण बिल्कुल एक सा है, एक ही परिमाण है, लेकिन इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये, तो ये इसका ऋणात्मक कहलाएगा, ये इसका ऋणात्मक कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। हम्म, अब हम कुछ टिप्पणी में क्या लिखा है इसे देख। हाँ, तो उपयुक्त परिभाषित सदिश इस प्रकार है कि उनमें से किसी को भी उसके परिमाण एवं दिशा को परिवर्तित किए बिना स्वयं के समांतर विस्थापित किया जा सकता है। काफी लंबी चढ़ी परिभाषा है, कोई नहीं, हम सिंपल तरीके से देखते हैं। ये कुछ नहीं कह रहा है। मान लीजिए ये है एक सदिश, ठीक है, दिख रहा है? हाँ, मान लीजिए ये एक सदिश है, ये ए बी, ये सदिश है, और ये इस सदिश को हम यहाँ से यहाँ भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सदिश ए बी ही रहेगा। ये देखिए हमने उसकी दिशा दिशा नहीं बदली, दिशा यहाँ ऐसी थी, ऐसी ही यहाँ है ना, हमने उसका परिमाण बदला, परिमाण जितना यहाँ था उतना ही परिमाण यहाँ है। समझ आ रहा है? नहीं, एक बार यहाँ से देखो। मान लीजिए ये है एक सदिश है, इसको हम उठा के यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन बस शर्त यह है परिमाण और दिशा दोनों नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, यही लिखा है, एक बार फिर से पढ़ो। उपयुक्त परिभाषित सदिश इस प्रकार है कि उनमें से किसी को भी उसके परिमाण एवं दिशा को परिवर्तित किए बिना स्वयं के समांतर विस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार के सदिश स्वतंत्र सदिश कहलाते हैं। समझ आया? ये जो सदिश है इन्हें हम स्वतंत्र सदिश कहते हैं। ये देखिए ना, दिशा चेंज हुई या परिमाण चेंज हुआ, ठीक है, इसलिए हम उसको यहाँ से यहाँ रख पाए। ठीक है, तो इस प्रकार के सदिश स्वतंत्र सदिश कहलाते हैं। इस पूरे अध्याय में हम स्वतंत्र सदिशों की ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे हम जो भी पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र सदिशों के लिए ही पढ़ने वाले हैं। वैसे भी सारे सदिश यहाँ पे स्वतंत्र ही पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्का समझ आया? एक बार फिर देखिए, ये और ये, मतलब यहाँ पे थोड़ा लग रहा है, लेकिन बस उसकी इतना याद रहो कि परिमाण और दिशा अगर किसी भी सदिश की एक सी है तो हम उसे यहाँ से यहाँ, मतलब बिना उसकी दिशा चेंज किए उसे यहाँ से वहां कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, कुछ
कुछ उदाहरण कर लेते हैं, इससे क्या है कि थोड़ा और सही तरीके से सब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्या लिखा है, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख निरूपण कीजिए। हाँ, काफी डरावना लग रहा नहीं, कुछ नहीं कह रहा हो। ये देखो, इनने यहाँ पर उसकी दिशा कर दी, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, एक तो इनने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से ये लगा दिया। ये ओ क्या है, जहां से सब कुछ शुरू होता है, ये अपना ओ है। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये उनने बस इसलिए दिया है कि हम मान सके कि यहाँ से अपना सदिश शुरू हो गया। अब इनने क्या, दक्षिण से 30 डिग्री कोण, कहाँ पे, दक्षिण, ये हो गया दक्षिण, ये दक्षिण, ये दक्षिण, इससे कह रहे 30 डिग्री कोण, तो ये हो गया अपना 30 डिग्री, हो गया 30 डिग्री। अब ये कह रहे पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख निरूपण। अब ये हो गया पश्चिम, हो गया, तो दक्षिण से 30 कोण में पश्चिम की तरह 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख निरूपण कीजिए। कुछ नहीं कह रहा है, ये बस ये कह रहा है कि अगर दक्षिण से 30 डिग्री कोण में इधर आओ पश्चिम की तरफ, और 40 किलोमीटर का एक सदिश बनाना है। तो ये देखो, इसे मान लिया हमने 40, ये पहले बता रहा हूँ, ये जो कोण है और ये जो परिमाण है, नाप के नहीं लिखा है हमने, ये बस मानने के लिए ऐसे कैसे हम दिखा सकते हैं इसे, इसलिए लिख दिया है। तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 40 किलोमीटर, अपना सदिश ओपी। क्या हुआ, ओ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो इसे हम ओपी कहेंगे। ठीक है, तो ये सदिश जो ओपी है ये यहाँ पे आएगा, बस इतना ही था। देख के क्या लग रहा था कि काफी आसान है, काफी काफी सरल क्वेश्चन है, बस आपको सही तरीके से उन्हें एक बार पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। ठीक है, मतलब कुछ नहीं, ये कह रहे हैं कि इनमें से अदिश और सदिश कौन कौन से हैं ये बता दो। अदिश तो अभी बताया था ना, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या, जैसे 1 हो गई, 2 हो गई, 3, कोई भी जिसके पास दिशा नहीं होती है वह आदिश कहलाता है, और जिस आदिश के पास दिशा आ गई वह सदिश हो गया है। आसान सा है ना, इसको श्रेणीबद्ध की। अब ये देखो, ये लिखा है 5 सेकेंड्स। अब सेकेंड्स, सेकेंड्स किसका होता है, समय का होता है ना, होता है, समय का होता है। तो ये क्या है, अब मान लो समय है, समय की कोई दिशा होती है, खुद सोचो, नहीं होती ना, तो क्या हुआ, ये सदिश तो नहीं हुआ। जिसकी दिशा नहीं होती वह सदिश नहीं होता, जिसकी दिशा नहीं होती है वह अदिश होता है। अदिश में क्या सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो 5 सेकंड को हम क्या, समय अदिश बोलेंगे। सदिश इसलिए नहीं बोला क्योंकि दिशा, समय की कहाँ ही दिशा होगी, खुद सोचो। ठीक है, तो ये हो गया समय अदिश। अब इनने बोला 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये देखो, ये 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 किसका होता है, खुद सोचो, ये किसका होता है, ये होता है आयतन का, होता है ना। ये जो होती है वो किसकी वो होती है, ये आयतन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आयतन सदिश, और आयतन का भी कोई दिशा तो होती नहीं है आयतन की, हम कहेंगे कि यहाँ है कि यहाँ है, वो तो पूरा होता है ना। तो इसको हम बोलेंगे आयतन अदिश। सदिश इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसके पास भी कोई दिशा नहीं। ठीक है, चलो आगे चलो, ये है, क्या लिखा है, 10 न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन क्या होता है, फोर्स होता है ना, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है ना। हाँ, तो इसे हम बोलेंगे बल सदिश। अब ये देखो, फोर्स, बल जो है, बल, इसकी दिशा होती है, पता है ना। देखो मान लो ये पत्थर है, हम इसे हटाएंगे तो हम यहाँ से बल देंगे, देंगे। मान लो हमें यहाँ खिसकाना है तो हम यहाँ से बल देंगे, देंगे ना यहाँ से। और मान लो इसी को, मान लो ये कुछ भी है, इसे हम यहाँ से अगर हटाना होगा तो हम यहाँ से बल देंगे, देंगे ना। समझ आ रहा है ना, तो इसकी दिशा होती है, मतलब बल, मतलब गेट खोलोगे तो गेट ऐसे खोलोगे या फिर ऐसे बंद करोगे, तो एक दिशा में ही बल लगा रहे हो ना, है ना। तो ये क्या हुआ, बल सदिश। सदिश क्यों, क्योंकि इसके पास खुद की दिशा है। चलो अब आगे बढ़ते, तो क्या लगा 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या होता है, किलोमीटर क्या है, ये दूरी है, आर किसकी है, ये समय है ना। तो दूरी बटा समय क्या होती है, गति, गति होती है ना। तो क्या आएगा, गति, है ना, वही ना। और गति अदिश होती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये हो गया अपना गति अदिश। चलो अब पांचवी बारे में आएंगे, जिसे बोलेंगे 10 ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब। अब ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है,
तो ये किसकी हुई? ये हुई धनत्व की। किसकी? धनत्व की हुई ना, हुई। और घनत्व की कोई दिशा तो होती नहीं, नहीं होती, तो हम इसे क्या लिखेंगे? घनत्व अदिश। अदिश इसलिए क्योंकि इसकी दिशा नहीं होती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छठा कौन सा है? छठा है 20 मीटर पर सेकंड। ये देखो, यहाँ पर बस ये लोग इससे खेल रहे हैं, इन्हें किलोमीटर पर आवर दिया था, अब उनने वही दे दिया मीटर पर सेकंड। मीटर भी दूरी की है और सेकंड समय का है ना, है। लेकिन अब ये देखो, यहाँ पर यहाँ पर उनने दिशा नहीं दी थी, यहाँ वो दिशा दिए हैं कि उत्तर की ओर। कहाँ? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर को क्या कि हमें इनने दिशा दे दी, उत्तर की ओर दिशा ही हुई ना। अब ये दिशा है तो अब ये अदिश नहीं हुई, ये वाला अदिश था, लेकिन ये अदिश नहीं हो सकता, अब ये सदिश हो जाएगा। हुआ सदिश। और ये देखो, ये किसका है? वेग हुई ना, हुआ ना 20 मीटर पर सेकंड, वेग हुई, तो इसे हम बोलेंगे वेग सदिश। ठीक है, समझ आया? चलो आगे बढ़ो। तो अब हम करेंगे उदाहरण 3। तो आकृति में कौन से सदिश सरेख हैं, समान है, सयादिम? याद है ना, सरेख, समान और सयादिम, हमने पिछली क्लास में पढ़े थे ना। सरेख क्या होते हैं? एक बार फिर से समझा देता हूँ। सरेख वो, मान लो ये जो है, ये जो आपस में इतनी ही दूरी पे है ना। ये थोड़ा गलत बन गया, एक बार फिर से देखो, या इससे दिखा देता हूँ। हाँ, ये बड़ा है, बताया थे ना, ये दिशा एक ही है, ये है, बस इनमें इसकी है बिल्कुल दिशा, इनकी सेम है ना, तो ये सरेख हुए। और समान क्या था? ये समान में क्या था? बस इसका परिमाण इतना है, उतना ही जिसका इतना इसका परिमाण है, उतना ही इसका परिमाण है, और इन दोनों की दिशा भी एक ही है ना। परिमाण और दिशा दोनों एक है, तो हम उसे समान कहेंगे। ठीक है, तो ये समान सदिश हो गए। ठीक है, और सह आदिम क्या थे? सह आदिम कुछ नहीं, ये देखो यहाँ से आप देखो, अब ये तो हमने आपको पढ़ा रखे हैं, अब कुछ दे दो। अब ये कह रहे सरेख सदिश कौन है? अब ये देखो, ये सदिश देखो और ये सदिश देखो। अब लग रहा है ना कि ये सरेख है, ए और सी सरेख है ना, एक दूसरे के ऐसे ही है ना, ए और सी सरेख हुए। डी देखो, इसकी दिशा अलग है, लेकिन है ये भी सरेख। खुद से सोचो, इसकी दिशा अलग है। अगर मान लो हम इसको माइनस डी कर, तो ये भी कुछ ऐसा आएगा ना, ये भी कुछ ऐसा आएगा, 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 ए से सरेख में ही आएगा। तो ए सी तथा डी, ये हो गए अपने क्या? सरेख सदिश। अब हम बात करेंगे समान सदिश। समान सदिश, समान सदिश, तो ये देखो, ए, इस ये देखो, एक मात्रक ले रखा है इनने पे, इसका परिमाण उतना ही है जितना सी का है ना। डी का उतना परिमाण देखो, डी बड़ा है, डी ज्यादा लंबा है ना ए और सी। ए और सी का परिमाण बिल्कुल एक सा है, और ये इनकी दिशा भी एक सी है ना, ये यहाँ जा रहा, ये भी वहीं जा रहा ना। ए और सी खुद देखो, दिशा और परिमाण दोनों सेम। अगर इनकी दिशा और परिमाण दोनों एक ही हैं, तो हम क्या कहेंगे? ए और सी समान सदिश। ठीक है, अब हम बात करेंगे सह आदिम। सह आदिम, ठीक है, तो सह आदिम क्या होता है? सह आदिम यही बताया था ना, कि मान लो दो सदिश हैं, ठीक है, ये यहाँ से, इसकी वो बिंदु ये रही है ना, 60 यहाँ से, और ये भी, इसकी भी प्रारंभिक बिंदु यही है ना। अब ये दोनों जो दो सदिश जिनकी प्रारंभिक बिंदु एक ही होती है, हम उन्हें सहआदिम सदिश बोलते हैं। तो यहाँ देखो, अब खुद देख के बताओ कि यहाँ पे ऐसे कौन से सदिश हैं जो एक ही बिंदु से शुरू हो रहे हैं? बताओ, ये वाला है ना, है। तो देखो ये है ना, ये इधर है, इसकी दिशा इधर है ना, तो यहाँ से इसकी प्रारंभिक बिंदु ये हुई, और ये देखो इसकी भी प्रारंभिक बिंदु यही है ना। और तो और सी, ये देखो, इसकी भी प्रारंभिक बिंदु यहीं से है ना। तो बी, सी और डी, देखो बी, सी तथा डी से आदिम सदिश कहलाएंगे, कहलाएंगे ना। एक बार फिर से समझ आया ना, ए सी डी ये सरेख है, कंफ्यूज नहीं होना। ए सी और डी सरेख हैं, और ए तथा सी समान। और हम बात करेंगे सयादिम की, तो बी, सी और डी ये हमारे सयादिम, क्योंकि इनकी प्रारंभिक बिंदु एक। चलो, तो समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ कुछ प्रश्न प्रयास में भी आपकी किताब में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से एक बार उन्हें जरूर लगा लेना, क्योंकि मैथ बिना प्रयास की नहीं आती। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ दिन बाद भूल जाओगे, इसलिए वहां से पढ़ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सदिशों का योग, एडिशन ऑफ फैक्टर्स। क्या बोल रहा है? सदिशों का योगफल, नाम से ही दिख रहा है कि सदिशों का योगफल करेंगे करेंगे ना। तो इसके कई नियम होते हैं, ठीक है।
इसके त्रिभुज नियम है, चतुर्भुज नियम है। अभी हम आज की क्लास में सिर्फ त्रिभुज नियम पढ़ेंगे, ठीक है। इसे गौर से देखना, क्योंकि आगे का आपका सदिश का जो पूरा पार्ट है वो यहीं से सही से स्टार्ट, ठीक है। तो इसे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलिए परिभाषा से शुरू करते हैं। सदिश ए बी से साधारणतः हमारा तात्पर्य है कि सदिश ए बी से साधारणतः हमारा तात्पर्य है बिंदु ए से बिंदु बी तथा विस्थापन। अब एक ऐसी स्थिति की चर्चा कीजिए जिसमें एक लड़की बिंदु ए से बिंदु बी तक चलती है। क्या? एक लड़की बिंदु ए से बिंदु बी तक चल रही है, ठीक है। ए से बी जा रही है, ठीक है। और उसके बाद बिंदु बी से बिंदु सी तक चलती है, उसके बाद बी से सी तक जा रही है। ये देखो आकृति 10 है, यहाँ पे देखो, यहाँ से हुई, यहाँ गई, उसके बाद यहाँ से यहाँ गई, ठीक है। बिंदु ए से बिंदु सी तक लड़की द्वारा की गई कुल विस्थापन सदिश AC से प्राप्त होता है और इसे AC टू AB प्लस BC के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यह सदिश योग का त्रिभुज नियम कहलाता है। अगर इससे समझ नहीं आया तो मैं समझाती हूँ। ये लोग कुछ भी नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं। ये बस इतना कह रहा है कि मान लो एक सदिश है AB, ठीक है। ये उसकी प्रारंभिक बिंदु है, ये उसकी अंतिम बिंदु है। जहां उसकी अंतिम बिंदु है वहीं से दूसरे सदिश की प्रारंभिक, मतलब कुछ है ये देखो, यहाँ देखो, ये उसकी प्रारंभिक बिंदु हुई, वही ये उसकी अंतिम हो गई। अब दूसरा सदिश रहा, ले लिया। अब दूसरे सदिश की ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है ना। इसको ऐसे लगा दो, ठीक है। इसको ऐसे लगा दिया। अब क्या बचा? अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, हमें अब ए सी पता करना है। ए बी सी हो गया, हमें ए सी बताना, ए सी बताना है। तो जो ए सी होगा ना, ऐसे, यहाँ पे ऐसे देख लो आप, ये जो AC है ना, ये क्या होगा? ये कुछ नहीं होगा, इसका और इसका योगफल होगा। क्या होगा? इसका और इसका। हाँ, उसकी दिशा इधर को रहेगी, याद रखना, दिशा इधर इधर को रहेगी, ठीक है। तो AC इक्वल्स टू AB प्लस BC, ठीक है। समझ आए? AC इक्वल्स टू AB प्लस BC, बस। तो त्रिभुज नियम बस इतना सही है। अगर समझ ये परिभाषा अगर काफी मुश्किल लगी है तो मत पढ़ना, बस इतना याद रखो कि AC इक्वल्स टू AB प्लस BC होता है। और क्या कि A की जो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु है और B की जो अंतिम बिंदु है, तो B की अंतिम बिंदु से ये BC वाला जो सदिश है वह शुरू होगा और हमें निकालना AC, कुछ नहीं। AC इक्वल्स टू AB प्लस BC। आपकी चीजें समझ में आ रहा हो बस इसे देखो, ये समझ आ जाए, ठीक है। और बाकी हम और प्रश्न करेंगे तो उससे हमें पूरी तरीके से समझ आएगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सदिशों का योगफल। मतलब अभी मैंने आपको त्रिभुज नियम बताया, अभी और भी नियम बाकी हैं, ठीक है। तो हम वो पढ़ेंगे, ये 10.4 में दिया हुआ है आपकी किताब में, तो आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे चतुर्भुज नियम। देखो मैंने बताया ना कि ये सिर्फ एक ही नियम था, उसके आगे भी और नियम। तो हम चतुर्भुज नियम पढ़ेंगे, उसके बाद सदिश योगफल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टराइजेशन। तो कुछ गुणधर्म भी हैं सदिश योगफल के, तो हम वो देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी थैंक यू, धन्यवाद जो आपने हमसे पढ़ा, ठीक है। चलिए, तो हम अपनी कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।